योर लॉस यूर राइट्स बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में विद आंसर के साथ मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। टॉपिक को आगे समझने से पहले एक नजर हम अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं। आखिर सिलेबस में दिया क्या क्या गया है, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको देखो तो आपको ये ना लगे कि भाई ये तो सिलेबस से बाहर आ गया है। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कुछ सुना सुना सा लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे सुनकर जाओगे चाहे आपने बेशक पूरे साल कुछ भी ना पढ़ा हो। सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स दिए गए हैं और एक यूनिट के अंदर कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं। जैसे मान लो जो फर्स्ट यूनिट है वह भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय, दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। आपको ये बताना है कि भारत के अंदर कानून का शासन है, यानी कि एक ऐसा रूल जहां पे सब कुछ कानून के हिसाब से चलता हो। एंड इसके बाद बताना है कि आपराधिक न्याय क्या है। अगर किसी ने जुर्म कर दिया है तो उसको दंड यानी कि पनिशमेंट कैसे मिलेगा, और जिसके साथ कोई जुर्म हुआ है तो उसको जस्टिस कैसे मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है यूनिट फर्स्ट से। जो सेकंड यूनिट है वह है आपराधिक न्याय प्रशासन से संबंधित कानून, दैट मीन्स ऐसे लॉज जो क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड है। मान लो किसी को क्राइम के जुर्म में गिरफ्तार कर भी लिया गया तो अरेस्ट होने के बाद उस पर्सन के पास कौन कौन से राइट्स है, जैसे कि विद इन 24 आवर्स में उसको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहां पेश करना होता है, और ऐसे कई सारे राइट्स है जो अरेस्ट पर्सन के पास होता है। एंड इसके बाद जो थर्ड यूनिट है वो है समानता और गैर भेदभाव, यानी कि इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को लेकर जो कानून बनाए गए हैं। एंड इसके बाद है थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, घरेलू हिंसा, दैट मीन्स जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है महिलाओं के साथ, बलात्कार या यौन उत्पीड़न जैसे जो अपराध होते हैं सोसाइटी में, इसको लेकर महिलाओं को क्या सुरक्षा दी गई है, भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से कानून है और आईपीसी की किस धारा के तहत महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है। एंड इसके बाद थर्ड यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है, जाति यानी कास्ट, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए भारत के अंदर कौन से कानून है जिससे कि अत्याचार को खत्म किया जा सके। इसके बाद थर्ड जो चैप्टर है वो है वर्ग न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कानून, यानी कि भारत में क्लास सिस्टम है, अलग अलग क्लास के लोग हैं, और मिनिमम वेजेस क्या है, यानी कि कोई एक मजदूर काम करता है तो उसके काम के आधार पर एक फिक्स अमाउंट कर दिया गया है, जैसे कि मनरेगा वगैरह के अंदर होता है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड जो फोर्थ चैप्टर है थर्ड यूनिट का वो क्या है, भारत में दिव्यांगों के अधिकारों के मामले एंड चुनौतियां क्या है और उनके हक में कौन कौन से कानून बनाए गए। दिव्यांगजन कौन होते हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, और पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, दैट मीन्स जो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड होता है। मान लो कोई चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो ऐसे लोगों के लिए भी भारत के अंदर कानून बनाए गए हैं। तो इनको क्या बेनिफिट्स मिलता है, रिजर्वेशन का सिस्टम इनके लिए किया गया है, तो वो सारी चीजें आपको बताना है, क्योंकि इनके लिए 1995 के अंदर एक एक्ट बनाया गया। एंड अभी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 2016 के अंदर एक्ट बनाया गया। एंड इससे पहले भी 2006 के अंदर नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी। तो इन सब पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद फोर्थ यूनिट जो कि एम्पावरमेंट पे, सशक्तिकरण पे, यानी कि वुमेन्स राइट्स की बात करेंगे हम। आखिर महिलाओं की सुरक्षा और उनके एम्पावरमेंट के लिए भारत के सरकार के द्वारा क्या काम किए गए और संविधान ने कौन से राइट्स दिए हैं। एंड फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सूचना की उपलब्धता और सूचना के अधिकार, यानी कि आरटीआई जो एक्ट है 2005 का, इसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें यह बताया गया है कि हम सरकारी ऑफिसर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से हम जो चाहे सूचना ले सकते हैं। बस हम कोई ऐसी सूचना नहीं ले सकते जो देश की डिफेंस और देश की यूनिटी के लिए खतरा पैदा करे। बाकी सारी सूचनाएं आरटीआई के तहत हम पूछ सकते हैं। एंड इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है फोर्थ यूनिट का वो है अपने अधिकारों को जानिए और एक जागरूक ग्राहक बनिए, यानी कि कंज्यूमर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमें कंज्यूमर है, हमें उपभोक्ता है जो सामान खरीदता है। मान लो मैं मार्केट गया और मैं कोई डिवाइस लेकर आया, जैसे मेरे पास कोई एलेक्सा का डिवाइस रखा हुआ यहाँ पे और मैं ये लेकर आया। अगर मेरे को इसने एमआरपी से ज्यादा प्राइस पे दे दिया, अगर इसने मेरे को खराब दे दिया तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा वो, तो कंज्यूमर होने के नाते एक उपभोक्ता जो चीजों को खरीद के उपभोग करता है, उपभोग का मतलब जो यूटिलाइज करता है, चीजों को यूज करता है, तो कंज्यूमर होने के नाते मेरे पास कौन कौन से राइट्स हैं, इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया है, वहां पर जाकर हम कंप्लेन भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है वो है पुनर्वितरण, मान्यता और आजीविका, यानी कि जीवन यापन के लिए ऐसे कौन कौन से कानून बनाए गए, प्रकार की फैसिलिटी के बारे में। एंड जो फिफ्थ यूनिट है इसके फर्स्ट जो चैप्टर है वह वनवासियों के पारंपरिक अधिकार और महिलाओं के संपत्ति का अधिकार का मुद्दा। ऐसे लोग जो वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके लिए भी एक्ट बनाया गया 2006 के अंदर। इस एक्ट के बारे में बात करेंगे। महिलाओं का भी प्रॉपर्टी में राइट्स होना चाहिए, ये एक डिबेट का इशू है, इसके ऊपर ही बात किया जाएगा इस वाले चैप्टर के अंदर। एंड इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है मनरेगा पे। मनरेगा क्या है, मनरेगा एक रोजगार की गारंटी योजना है जो कि सरकार के द्वारा एक गांव के अंदर हर एक घर से एक पर्सन को मिलता है ये जॉब, और उनको एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है।
तो इससे सरकार रोजगार देती है लोगों को ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो पूरे सिलेबस में यही सारे चैप्टर्स है जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इन सभी चैप्टर्स को समझाते हुए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में जो अपडेटेड क्वेश्चन आए थे इस बार 2023 के अंदर, मैं आपको वो भी समझा देता हूं, ताकि आप ये वाली वीडियो को देखने के बाद अगर इस वाले वीडियो को देख लेते हो जिसमें आपको मैं रिवीजन करवा दूंगा, सब कुछ आपको समझ में भी आ जाएगा। एक नजर हम उन क्वेश्चन पर डालते हैं जो घुमाकर इस बार पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो 2023 में आ चुके हैं, यानी कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जिसको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और मेरे नोट्स में से ही सारे क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम के अंदर। जस्ट मैं आपको फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, और ये वाले जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और जो मैंने आपको वीडियो बताया इसको जरूर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं डीपली ना बताकर आपको हल्के में समझा दूंगा कि क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है और ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है। बाकी जब आप वो वाली वीडियो देख लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम के अंदर आता है, विधि का शासन क्या है, यानी कि रूल ऑफ लॉ क्या है। भारत में विधि के शासन पर आधारित आपराधिक न्याय व्यवस्था की प्रकृति एवं संरचना की विवेचना कीजिए, यानी कि व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ, डिस्कस द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉज। आपको बताना है कि भारत के अंदर कानून का शासन है, क्योंकि भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान के अंदर 395 आर्टिकल्स है, एंड संविधान के अंदर अलग से आईपीसी की व्यवस्था की गई है एंड सीआरपीसी की व्यवस्था की गई है, जो हमें ये बताता है अगर कोई कभी गलत काम कर दे तो आखिर उसको हम सजा कैसे देंगे। तो आईपीसी बताता है कि उसने क्राइम कौन सा किया है, और सीआरपीसी बताता है कि उस क्राइम के बदले उसको हम सजा कौन सा देंगे, यानी कि उसका पूरा प्रोसीजर क्या है सजा देने का, ये सीआरपीसी बताता है। तो भारत के अंदर पूरा कानून का लॉ है, कानून से बड़ा भारत के अंदर कोई भी नहीं है, ना सीएम, ना पीएम, ना एमएलए, ना एमपी। कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून के नजरों में सभी समान है। इसलिए भारत के संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में कहा गया है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें बताया गया है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। दैट मीन्स कि इस कानून के नजर में सभी समान है और कानून सभी के लिए एक बराबर है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको यही बताना है। अब जो कानून का शासन है ये हमने ब्रिटेन से लिया है, अमेरिका के अंदर भी सबसे पहले इसको लागू किया जा चुका था, बट इसके अंदर आपको न्यायिक व्यवस्था के बारे में बताना है, यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम है। देखो किसी भी देश के अंदर जब भी कोई अपराध करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसके लिए जुडिशरी होती है। अब भारत के अंदर जुडिशरी का जो सिस्टम है वो क्या है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अगर किसके साथ कभी गलत होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेंस होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स में जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लिबर्टी है ना, राइट टू रिलीजन है, राइट टू एजुकेशन है, एंड राइट टू रिलीजन है, राइट टू कल्चर है। कई सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, जो टोटल 6 अधिकार, उनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। एंड अगर किसी के साथ अपराध होता है तो भी वो कानून का सहारा लेकर न्याय प्राप्त कर सकता है। इसके लिए न्यायालय है, इसके लिए कोर्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर रूल ऑफ लॉ के बारे में आपको डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ था इस बार, वो है एफआईआर किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफआईआर एंड अ कंप्लेंट। आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसी को और में घुमा कर भी दिया जा सकता है। देखो अब पहले हम समझते हैं एफआईआर का मतलब। देखो मान लो ये 2 पर्सन है, इन दोनों में से इसके साथ अगर कोई क्राइम हो गया, अगर मान लो इसने किया है, तो पुलिस इसको पकड़ तो सकती है लेकिन जांच पड़ताल आगे की कार्यवाही नहीं कर सकती। एफआईआर दर्ज होने का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी कि पुलिस अब अपने आगे की कार्यवाही करेगी, जांच पड़ताल स्टार्ट करेगी। क्योंकि जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है तो कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस चल रहे हैं उस केसेस के लाइन के अंदर अब एक ये भी केस जुड़ चुका है, यानी कि अब ये केस कोर्ट में जाकर ही रहेगा। इसलिए कई पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं। अगर उनके एरिया के अंदर एफआईआर दर्ज होगा, जाहिर सी बात है क्राइम बढ़ रहा है और इससे उनकी इमेज खराब होती है, कई बार एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया जाता है। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज हो गया तो आपका केस कोर्ट के अंदर जो लाइन लगे हुए हैं उसमें भी लग जाएगा और आपको कोर्ट के अंदर पेश होना पड़ेगा दोनों पक्षों में। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद पुलिस के पास पावर आ जाती है कि वो एक एक करके जिनके ऊपर भी शक है, पुलिस का डाउट है, उन सबको उठाए और जांच पड़ताल करे, इन्वेस्टिगेशन करे। इसको कहा जाता है एफआईआर। लेकिन जो एफआईआर है इससे ठीक अपोजिट है शिकायत, यानी कंप्लेन करना। चलिए जानते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो जो एफआईआर है ये पुलिस दर्ज करती है और कोर्ट के अंदर मामला जाता है, लेकिन जो शिकायत है ये पुलिस के पास ना कर शिकायत ये मजिस्ट्रेट के पास भी की जा सकती है, क्योंकि शिकायत की धारा है 2D। इसके तहत क्या होता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट होता है, जिसको हम आईएएस ऑफिसर भी कहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जाकर हम कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे हम उसको जानते हो या ना जानते हो। अगर हमारे साथ कभी कुछ गलत होता है, हम पुलिस के पास ना जाकर हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। एंड एफआईआर अक्सर वही लिखवाता है जो विक्टिम है, यानी कि जो अपराध का शिकार हुआ है, लेकिन जो शिकायत जो कंप्लेन करवाने वाला है उसके पास कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, यानी कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, बस उसको ये पता है कि भाई ऐसा हुआ, ये गलत हो रहा है, तो इसके बिहाफ पे भी वो कंप्लेन कर सकता है। एंड जो एफआईआर है ये सिर्फ पुलिस के पास ही लिखाई जा सकती है, लेकिन जो शिकायत है ये सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास ही की जा सकती है।
एंड जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाती है तो अधिकारी मामले की जांच शुरू कर देते हैं, जो पुलिस अधिकारी होते हैं। बट शिकायत में क्या होता है, पुलिस को जांच नहीं करना होता, ये मजिस्ट्रेट का काम होता है आगे क्या करवाना है क्या करना है। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद जो कानून कहता है वही होता है, कानून के अकॉर्डिंग प्रोसीजर चलता है पूरा, कोर्ट में पेश करना, टाइम मिलना, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, तो इसका अपना रूल होता है। बट शिकायत दर्ज करने के बाद कहीं पेश नहीं होना होता, उसके बाद कार्रवाई होती है नहीं होती है, क्योंकि जस्ट वो कंप्लेन है, कोई एफआईआर तो है नहीं कि भाई कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। ये इनमें थोड़ा सा मेजर डिफरेंस आपको बस ये पता होना चाहिए। एंड आपराधिक न्याय प्रक्रिया और जांच शुरू कर दी जाती है। बट लेकिन शिकायत में क्या होता है कि अपराध के बारे में पुलिस को सूचना दी भी जाती है, कभी नहीं भी दी जाती है, तो ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। एंड एफआईआर दर्ज करने की कुछ धाराएं हैं, जैसे कि धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। एंड इसके बाद धारा 154 1 क्लाउज के तहत, अब इसमें क्या होता है कि जो एफआईआर है वो रिटर्न भी हो सकता है, वो ओरली भी कोई लिखवा सकता है, यानी कि लिख के भी दे सकता है, या वो बोलकर भी अपना एफआईआर दर्ज करवा सकता है। और अगर रिटर्न एफआईआर दर्ज की गई है तो इस एफआईआर की कॉपी उसको भी दी जाएगी जिसने एफआईआर दर्ज करवाया है। तो ये तो हो गया एफआईआर के प्रावधान। लेकिन जो शिकायत का प्रावधान है वो धारा 200 के अंदर बताया गया। शिकायत करता है यानी जो कंप्लेन करने वाला है वो मजिस्ट्रेट से मिलता है, वहां पे शपथ लेता है कि भाई देखो जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, और वो कंप्लेन करता है। फिर आगे की जो पूछताछ है यह मजिस्ट्रेट स्टार्ट करवाता है। ठीक है, तो एफआईआर और कंप्लेन दोनों डिफरेंट चीज है, ये पता होना चाहिए। तो एफआईआर और कंप्लेन दोनों ही अलग चीज है। तो मैं आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बाकी मैंने अपने मैराथन क्लासेस के अंदर ऑलरेडी समझाया हुआ है ये सारी बातें। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में, भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को उपलब्ध विभिन्न कानूनी सुरक्षा के उपाय बताइए, यानी कि डिस्कस द डिफरेंट लीगल सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। देखो भारत के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर महिलाओं के लिए अलग अलग टाइम पे कई सारे कानून बनाए गए। इसमें अगर हम बात करें घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 का ये जो कानून बनाया गया था, ये महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए ही बनाया गया था। और इस एक्ट में कहा गया था कि अगर किसी को फिजिकली या सेक्सुअली हरासमेंट किया जाता है तो जाहिर सी बात है तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। अब वो चाहे उसके पति के द्वारा किया जा रहा हो या घर के अन्य परिवार यानी कि फैमिली मेंबर्स के द्वारा किया जा रहा हो, तो उसको कड़ी सजा दी जाएगी। एंड इसके बाद है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A। इसमें क्या कहा गया है कि महिलाओं को उनके पति और पति के परिवार के सदस्यों के द्वारा अगर अत्याचार किया जाता है तो आईपीसी की धारा 498A के तहत उसके पति और उसके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस का ही ये केस आता है। महिलाओं को अपने अधिकारों को लेकर अवेयर होना चाहिए। एंड इसके बाद भारत के संदर्भ में बलात्कार और यौन उत्पीड़न से लेकर कुछ कानून बनाए गए हैं। ये कानून बहुत जरूरी है, जो रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाओं से बचाने के लिए है। अगर किसी के साथ ऐसे हो जाता है तो क्या सजा मिलेगी। तो सबसे पहले आईपीसी की जो धारा है वो 375 ये कहती है, अगर किसी भी महिला के साथ कोई यौन उत्पीड़न जैसी घटना घटी है और धारा 376 के तहत बलात्कार जैसी घटना घटी है तो कम से कम 7 साल तक और अधिकतम आजीवन तक उसको जेल हो सकती है, महिलाओं के साथ अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो। एंड दूसरा है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 का, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का। देखो दिसंबर 2012 में दिल्ली में जो केस हुआ था बलात्कार का, हत्या का, आपको सबको पता है दामने केस, बहुत फेमस केस हुआ ये, जिसमें बहुत क्रूर तरीके से बस के अंदर पहले रेप किया गया, फिर मारा गया, रोड डाल दिया गया। पूरी रूह कांप जाती है जब हम इस टॉपिक के बारे में सोचते भी हैं। सोचो उस घटना के दौरान उसके साथ क्या बीता होगा। उसी टाइम पे ये कानून बनाया गया और इतने कड़े प्रावधान कर दिए गए इसके अंदर, और अगर कोई पाया जाता है तो उसकी सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई और आजीवन तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि जिंदगी भर तक उसको जेल में ही सड़ना होगा, जिंदगी पूरी खत्म कर दी जाएगी उसकी। तो ऐसे कानून भारत के अंदर बनाए गए। एंड नेक्स्ट कानून है आपराधिक कानून अधिनियम, महिलाओं के लिए ये भी, जो कि 2018 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। अब ये कानून कब बनाया गया, देखो जम्मू कश्मीर में एक जगह है कठुआ नाम का, इस जगह पे एक 8 साल की लड़की के साथ अपहरण हुआ पहले, फिर उसको साथ बलात्कार किया गया, देन उसको मार दिया गया। पूरे देश भर में इसका विरोध किया गया, बट इसने पूरे देश को पूरे झकझोर डाला। इसके बाद कानून बनाया गया, अगर 12 साल से कम आयु के किसी भी बच्चे के साथ बलात्कार होता है तो कम से कम 20 साल की जेल होगी या उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ये इसके अंदर प्रावधान कर दिया गया 2018 के एक्ट के अंदर, जम्मू कश्मीर कठुआ वाली घटना के बाद। एंड इसके बाद है पोस्ट, दैट मींस यौन उत्पीड़न से महिलाओं का जो संरक्षण होता है, पोस्ट अधिनियम 2013 में बनाया गया, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, जिसको पोस्ट कहा जाता है, एक्ट 2013 में लाया गया। ये भी एक्ट लाया गया था महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, उसके रोकथाम के लिए। अगर कोई ऐसा पाया जाता है जो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो इसके पालन ना करने पे 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एंड इसके बाद आता है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि अगर 18 साल से कम लड़की के साथ अगर कोई रेप करता है, सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटना होती है, तो इस केस में पॉक्सो एक्ट के तहत उसको सजा दी जाती है और मामले की सुनवाई के बाद अगर ये साबित होता है तो उसको लंबे टाइम तक जेल में ही सड़ना पड़ता है। एंड इसके बाद क्वेश्चन आता है, भारत में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अधिकारों का
संरक्षण के लिए अपनाए गए संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान। देखो एसटी और एससी के लिए क्या क्या प्रोविजन भारत के अंदर किए गए हैं। देखो भारत के संविधान में एसटी और एससी को रिजर्वेशन दिया गया। अब ये एससी कौन है? एससी वो है जिनको आज हम दलित वगैरह कहते हैं, और एसटी वो है जो पिछड़े आदिवासी समूह से आते हैं। तो शेड्यूल क्लास हो या शेड्यूल ट्राइब्स हो, इन दोनों को ही भारत के संविधान के तहत रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे कि विधानमंडल हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, एंड सरकारी नौकरी के अंदर हो गया, देश का पार्लियामेंट हो गया। तो संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत संसद के लोकसभा के अंदर एंड राज्य की विधानसभा के अंदर सीटें इनके लिए रिजर्व की गई है। एंड जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ज्यादातर के अंदर इनको आरक्षण दिया जाता है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 के तहत। एंड राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया है इनके लिए। अगर एसटी या एससी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता है तो ये आयोग इनके जस्टिस का काम करता है और ये संवैधानिक सुरक्षा इनको प्रदान करता है। एंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट पारित किया गया था अधिनियम 1989 के अंदर, जिससे कि इनके खिलाफ अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है तो अपराध माना जाएगा। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उनको सजा दी जाएगी इस एक्ट के तहत। एंड अफर्मेटिव एक्शन यानी कि सकारात्मक कार्य यानी कि रिजर्वेशन दिया गया है इनको, क्योंकि ये सोशली और इकोनॉमिक रूप से इनको बैकवर्ड माना गया है। तो इसलिए इनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। एजुकेशन कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह के अंदर परसेंटेज में छूट दी जाती है, क्योंकि रिजर्वेशन से इनका एडमिशन हो जाता है। काफी इनको छूटें दी गई है ताकि समाज के मुख्य धारा में ये आ सके, बराबरी कर सके। एंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 2015 का 2015 के अंदर मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल लाया गया और इस बिल के तहत ये कहा गया कि अगर एसटी या एससी समुदाय से जो बिलोंग करते हैं, अगर इनके साथ कोई इस तरीके की कार्य करता है तो गैर जमानती सजा उनको दी जाएगी। गैर जमानती का मतलब क्या होता है? नॉन बेलेबल। दैट मीन्स ऐसी पनिशमेंट जिसमें आपको बेल भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे कौन कौन से इसमें एक्टिविटीज है? पहला, सिर या मूछ के बालों को मुंडा देना। भाई एसटी से है, भाई तू एससी है, अगर ऐसा कहकर भी कोई बुला रहा है, सिर मुंडवा दे रहा है, अगर आपके मूछे कटवा दे रहा है, तो ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। समुदाय के लोगों को जूते की माला पहनाना, कई बार ऐसा होता है अपमान किया जाता है इनका। कई बार एसटी एससी कम्युनिटी को गाँव वगैरह के अंदर इंसल्ट किया जाता रहा है इतिहास के अंदर, इसलिए ये कानून बनाया गया। एंड सिंचाई की सुविधाओं तक जाने से रोका जाना। एंड कई सारे एसटी कम्युनिटी के लोग वनों में रहते हैं तो उनके अधिकारों का वॉयलेंस करना। एंड मरे हुए इंसानों या मरे हुए पशुओं को उठाने का इनको काम देना, जबरदस्ती काम करवाना, कब्र खोदने का जबरदस्ती काम देना इनको, महिलाओं को देवदासी घोषित कर देना, जादू टोना अत्याचार करवाना इनसे, चुनाव लड़ने में एसटी एससी को रोकना। ऐसे कुछ एक्टिविटीज है। अगर ऐसा करते हुआ कोई पाया जाता है इन एसटी एससी कम्युनिटी के साथ तो उसको सजा दी जाएगी 2015 के इस एक्ट के तहत, जो कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। एंड इसके बाद जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानूनों की व्याख्या कीजिए यानी कि विवेचना कीजिए। देखो, डिस्कस द लॉज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, इनके लिए कानून बनाया गया दिव्यांगजन अधिनियम 1995 और इस एक्ट में कहा गया पीडब्ल्यूडी यानी कि जो पर्सन विद डिसेबल्ड कैटेगरी के आते हैं, 7 फरवरी 1996 में इनके लिए कानून बना जो कि इन सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है आगे बढ़ने के लिए, चाहे एजुकेशनल फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो या एम्प्लॉयमेंट हो, इन सब जगह पे इनको आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने वीडियो में बताया हुआ है, जस्ट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इस बार आया हुआ है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इनको ही घुमा के दिया जाएगा, बस आपको वर्ड्स को समझना होगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आरटीआई अधिनियम, जो कि 2005 के अंदर लागू किया गया। अब आरटीआई क्या है भाई? देखो, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई भी ऐसी जानकारी चाहता है जो उसको अभी तक नहीं मिल रही है, तो वो आरटीआई दाखिल कर सकता है और आरटीआई के तहत उसको वो जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर टाइम पर नहीं करवाई जाती, इसके लिए भी अलग से प्रोविजन किए गए हैं। तो आरटीआई एक्ट 2005 में इसलिए ही बनाया गया था ताकि सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हो गए, करप्शन जैसे मुद्दे हो गए, और सरकार को जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ये एक्ट काफी ट्रांसपेरेंसी लाता है और ये बहुत जरूरी एक्ट है। तो ये भी मैंने अपने वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006, यानी कि जो 2006 में एक्ट आया था जिसका नाम था शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स एक्ट। अब इस एक्ट में क्या कहा गया था कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग या जो पारंपरिक वन निवासी हैं, ये जो वनों में ही रहते आ रहे हैं, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत, एफआरए के तहत, इनको वनों के अंदर यानी कि जो जंगल की भूमि होती है, इनके ऊपर इनको मालिकाना हक दिया गया। इनसे इनकी भूमि को छीन नहीं सकते। तो मान्यता दे दी गई जो जंगल में रहते, जो वनों में रहते हैं, क्योंकि वो वहां पे सदियों से रहते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ सालों से रह रहे आ रहे हैं, इसलिए वनों में
रहने की वजह से उनका कल्चर अपना अलग है, लैंग्वेज उनका अलग है, इसलिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसलिए एसटी यानी जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनके लिए 2006 में स्पेशली ये कानून बनाया गया, ये एक्ट लाया गया ताकि इनके अधिकारों और इनके वनों का सुरक्षा किया जा सके। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है मनरेगा। मनरेगा के तहत हर एक गाँव से एक फैमिली की एक मेंबर को 100 दिन तक जॉब दिया जाता है, यानी कि कोई नौकरी दी जाती है ताकि उसको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जा सके और इससे वो जॉब लेकर अपने घर को चला सकता है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल होकर जो उसके अंदर आर्थिक तंगी है वो उसे दूर हो सकता है। यानी कि ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बनाया गया कानून है जिसको हम मनरेगा कहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जो कि 2005 के अंदर लागू की गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा। तो मनरेगा का मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, यानी काम देना, और उसके बदले में जो उनको पैसा मिलता है उससे वो अपना घर बार चला सके। तो ये 100 दिन का ये काम होता है, बट इसको लेकर भी कई सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले करप्शन, जो पैसा आता है मनरेगा के लिए ये अधिकारी बीच में ही दबा ले जाते हैं। दूसरा अपर्याप्त बजट आवंटन, यानी कि जो बजट का एलोकेशन होता है वो इतना इनएडुकेट होता है कि वो सही से सबको मिलता ही नहीं है। कहा नहीं जाता कि 1 रुपये ऊपर से भेजा जाता है तो सिर्फ 15 पैसा ही नीचे पहुंचता है, 85 पैसा ये अधिकारी अपने जेब में डाल लेते हैं, यानी कि करप्शन बहुत ज्यादा है। थर्ड पॉइंट क्या है? मजदूरी का समय से ना मिलना, यानी कि जो पैसा जो मिलना होता है वो भी समय से नहीं मिलता है। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंदर ये बताया गया है कि भाई इतनी मजदूरी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अलग अलग लेवल पे ये मजदूरी फिक्स कर दी जाती है। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपका ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मिनिमम वेजेस एक्ट, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है। एंड काम का समय से ना पूरा होना, कई बार काम काफी घंटों तक करवाया जाता है और समय से भी ज्यादा काम करवा लिया जाता है और इनको उतनी मजदूरी भी नहीं दी जाती, इसलिए इनका एक्सप्लोटेशन भी होता है। इसी वजह से मनरेगा के इन बातों के कारण की आलोचना भी की जाती है। इस पॉलिसी का फायदा सही से लोगों को नहीं मिल पाता है। एंड एंड में कुछ शॉर्ट नोट्स आया हुआ था इस बार एग्जाम के अंदर, जैसे जमानत के ऊपर आया हुआ था। जमानत का मतलब क्या है? अब देखा जाता है कि उसको बेल मिल सकता है या नहीं मिल सकता, क्योंकि कई ऐसे अपराध होते हैं जिनके लिए बेल दिया ही नहीं जा सकती। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अंदर बताया गया है कि किस अपराध के लिए जमानत मिलेगा और किस अपराध में उसको बेल नहीं मिलेगा। जैसे मान लो किसी ने मर्डर कर दिया हो, रेप जैसी घटना, मतलब कोई ऐसी बहुत भयंकर क्राइम उसने कर दिया है, तो ऐसे क्राइम में गैर जमानती होता है ये, इसमें कोई जमानत नहीं दिया जाता। अगर उसने कोई चोरी कर दिया है, कोई ऐसा कोई आरोप लग गया है, मतलब कि जो जमानती है तो उसमें ही बेल दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये डिपेंड करता है उसके क्राइम पे जिसने क्राइम किया हुआ है। एंड नेक्स्ट शॉर्ट नोट है वो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का। देखो 1948 में ये एक्ट लाया गया। इस एक्ट को लाने का मकसद यही था कि जो काम करते हैं उनके घंटे फिक्स कर दिए जाए, काम करने के घंटे के बाद उनकी सैलरी एक फिक्स की जाए भाई, कि इससे कम कोई नहीं देगा, क्योंकि काम ज्यादा करवाते हैं ये पैसे देते नहीं है भाई, तो अपना घर बार कैसे चलाएंगे वो। तो काम के हिसाब से सैलरी फिक्स करने के बाद कह दी गई इस वाले एक्ट के तहत। एंड नेक्स्ट जो शॉर्ट नोट है ये महिलाओं के ऊपर है, महिलाओं के संपत्ति अधिकार का मुद्दा, ताकि वुमेन्स को प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए। तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार है या नहीं, इसके लिए हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए तो एंशिएंट टाइम से भारत के अंदर महिलाओं को 2 दर्जा का व्यवहार दिया गया। महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि भारत की जो सोसाइटी है ये पितृसत्तात्मक है, ये पैट्रियार्की सिस्टम है। यहाँ पे फादर और फादर के बाद उसके लड़के यानी कि बेटों का ही प्रॉपर्टी पर राइट्स होता है, उनकी बेटियों का यानी कि महिलाओं का नहीं होता। और अगर आप देखोगे तो हिंदू परिवार में महिलाओं के अधिकारों की बात करें हम, तो भारत में हिंदू परिवार में विरासत में जितनी भी संपत्ति मिलती है ये सब बेटों की होती है। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 10 ये कहती है कि अगर पति की मृत्यु हो जाए, अगर उसका हस्बैंड मर जाए, तो जाके उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी विधवा पत्नी का अधिकार हो सकता है। तो ये है महिलाओं का राइट्स, किस कंडीशन में क्या राइट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता का अधिकार यानी कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट का मतलब क्या होता है? मान लो कि आपको ऐसा सामान खरीद के लाते हो और उस सामान में आपको एमआरपी से ज्यादा प्राइस में कोई सामान दिया जाता है, सिक्योरिटी नहीं है भाई उस सामान को लेकर, एक्सपायरी डेट है, गलत सामान दिया जा रहा है, आपको मिसगाइड किया जा रहा है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके तहत आपको सुरक्षा दी गई है, आपको सामान चुनने का अधिकार है, आप जो गुड चाहे वो ले सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सूचित करने होने का अधिकार है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो आपको ये दी जाएगी, आपके पास पूरा राइट है उसके बारे में जानने का। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, आपको जागरूक होने का भी अधिकार है, उस प्रोडक्ट के बारे में सुनवाई का भी अधिकार है, और अगर आपको गलत प्रोडक्ट दिया गया है तो मुआवजा मांगने का भी आपके पास पूरा अधिकार है। ये सारी बातें कही गई है 1986 के एक्ट के अंदर, ताकि सभी कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिया जा सके। एंड इसके बाद है मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया। अगर कोई वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, वोट देने लायक बनना चाहता है, तो उसको वोटर ID कार्ड बनवाना
होगा। तो वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले जो आपकी एज है वो 18 प्लस हो गई हो, यानी कि आप 1 जनवरी को 18 साल आपने पूरा कर लिया हो अपना। एंड इसके बाद आपको फॉर्म 6 भरना होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हो तो आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाना होगा जिसका नाम है ECI। आप सर्च कीजिए, फर्स्ट लिंक पे जाकर आपको फॉर्म जमा करना होगा। जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, जैसे एड्रेस का प्रूफ हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, 10th की सर्टिफिकेट लगती है इसके अंदर, स्पेशली वो आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होती है, 1 से 2 महीना लगता है इसके अंदर। और उसके बाद आपका जब ये बन जाता है तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाता है हार्ड कार्ड के अंदर, जो आपका वोटर आईडी कार्ड होता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वोटर आईडी कार्ड बनाना बहुत जरूरी है ताकि आप वोट कर सको और जो आप जिसको पसंद करते हो अपने एरिया के लिए उसको चुन सको। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए ये समझ में आ गए होंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसलिए बताए हैं ताकि जस्ट आपको समझ में आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन आए थे इस बार, क्योंकि जो मैंने वीडियो बना रखी है, जिस लिंक मैंने आपको दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो वीडियो इनफ है। एंड इसके बाद एक शॉर्ट नोट और आ जाता है, वो है पूर्ववर्ती पेंशन योजना, OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है कि मान लो जिसकी सरकारी नौकरी है और अब उसकी सरकारी नौकरी चली गई, यानी कि वो अपनी सर्विस से रिटायर्ड हो गए हैं, तो रिटायर होने के बाद उनकी जो आधी पेंशन है वो उनको पहले दे दी जाती है, यानी कि सैलरी का आधा पैसा दे दिया जाता है उनको 50%, और बाकी जो 50% बच गया उनको वो थोड़ा थोड़ा करके पेंशन के रूप में दी जाती है जब तक उनकी जिंदगी है, यानी कि आजीवन तक, और इनको ये मिलता रहता है। और अभी तो NPS चला हुआ है, नेशनल पेंशन स्कीम भी चला हुआ है, ये भी सरकारी नौकरी वालों को दिया जाता है, लेकिन अब तो सभी लोग NPS में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। तो क्लियर है? तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। मैंने सारे क्वेश्चन आपको ब्रीफली में समझा दिए हैं। बाकी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है इसको जरूर देख लेना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन बताया है और मैंने आपको इसको ब्रीफली में समझा दिया। आई होप आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस बताए ये समझ में आ गए होंगे। इन सभी क्वेश्चन को मैंने अपने इस वाले वीडियो में पहले ही बता रखा है, तो जिनको पहले ही मैंने समझा दिया है उसको दोबारा समझा के टाइम वेस्ट क्यों करना आपका और मेरा। इसलिए एक बार इस वाले वीडियो जरूर देख लेना, और जो नए और अपडेटेड नोट्स आए हैं इसको जरूर ले लेना, क्योंकि इस नोट्स के अंदर आपको वो सारे क्वेश्चंस विद आंसर के साथ दिया गया प्रॉपर फॉर्मेट में, जो आपको एग्जाम में लिख कर आना है। तो ये नोट्स पढ़ने में बहुत ईजी है, आपका हाथ नहीं रुकेगा, एग्जाम के अंदर आप लिखते रह जाओगे। नोट्स को डाउनलोड करने के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे 5th सेमेस्टर के आगे जो लिंक दिया गया है आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा, और जो भी आपको नोट्स चाहिए आपको सिंपल उस नोट्स पे क्लिक कर देना है, वाई नाउ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। मार्केट से आप 10 ईयर लाओगे, मोटी मोटी बुक्स लेकर आओगे, बट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। इसमें लिमिटेड क्वेश्चन 10-12 दिए गए, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और वही आपको लिख कर आ जाना है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सभी जगह शेयर कीजिए, नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। ऐसी वीडियो चैनल पे आती रहती है। अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।